नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सबका बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, हृदय से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, इसलिए कि आपने मेरे पिछले जो भी वीडियोज आए हैं, 3 वीडियोज मेरे आए हैं, उसको आपने काफ़ी सपोर्ट किया है और काफ़ी प्यार दिया है। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेशन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में ही है। चूँकि हमने पिछले क्लास में 3-4 हमने महत्वपूर्ण स्थलों को देखा था और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको भी पता है कि जो हम पीसीएस के एग्जामिनेशन देते हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस को आप देख लें, उसमें जो है यहीं से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता ही है। तो आज का ये सेशन जो होगा, एक तो इससे संदर्भित होगा, मुख्यतः ये जो है फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, क्लास होगा। और क्लास के अंत में मैं आपसे एक बुक के बारे में चर्चा करूंगा जो कि बहुत दिन से हम लोग उसके इंतज़ार में थे। वो बुक जो है वो मार्केट में आ गई है। तो दोस्तों, ये क्लास अंत तक आप देखें, इस क्लास का बहुत सारा फ़ायदा आपको होने वाला है दोस्तों। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे द्वारा जो भी क्लास लिए जा रहे हैं उसमें आप निसंकोच होकर इतना विश्वास रखें कि जो भी क्लास यहाँ पे हो रही है, आपके कोई भी क्वेश्चंस जो है इसके दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ना हो तो ये क्लास ख़त्म होने के बाद में कोई भी आप क्वेश्चंस ऐसे भी घटना चक्र वगैरह से भी उठा के आप देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम सीधे आते हैं और जो हमारे बचे हुए महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से, उस पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो देखिए, हमने चांदुदारों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम कालीबंगा को देखेंगे। ठीक है, कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले तो आप ये जानें कि कालीबंगा का अर्थ कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको भी पता होगा। ऐसे कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। काली मतलब काला, बंगा मतलब बैंगल, आप समझ लीजिए। तो वो चूड़ियाँ जो होती हैं, तो काले रंग की चूड़ी कालीबंगा का अर्थ होता है। और इसका कहाँ है, तो ये राजस्थान में है कालीबंगा। घग्घर नदी के तट पे है। आप मूलतः देखिएगा इसको, तो सरस्वती और दरस्वती के बीच में है ये क्षेत्र। ठीक है, सरस्वती को ही घाघरा बोलते हैं, आपको जानते ही हैं। और दरस्वती का आधुनिक नाम चेतांग या चौतांग है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में इसकी खोज का श्रेय जो है 1951 में अमलानंद घोष को जाता है। फिर 1960 में इसके उत्खनन से एक व्यक्ति और जुड़े, बीके थापर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमने बताया आपको नदियों से संदर्भित ये चीज़ें। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि ये कौन सा राजस्थान का कौन सा ज़िला है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हनुमानगढ़ भी बताए जाते हैं, गंगानगर भी, लेकिन अधिकतर जगह पे गंगानगर भी मिलता है। तो गंगानगर ही हम गंगानगर इसलिए जो है गंगानगर की सबसे ज़्यादा वो है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो गंगानगर में उन्होंने लिया था ये जो आंसर था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ से मिला क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, नाली के रूप में लकड़ी का पाइप यहाँ से मिला है। ये जो है एकमात्र स्थल है इसमें लकड़ी का उपयोग जो किया गया वो नालियों के रूप में किया गया। ठीक है, यहीं से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको सबको पता है। क्वेश्चन कई कई बार आया है। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आड़ी तिरछी वहाँ पे जो जो जूता गया खेत था वो आड़ी तिरछी जुती हुई थी, और वहाँ पे दो दो फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य ये देता है कालीबंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से फर्श को पक्की करने का साक्ष्य मिलता है दोस्तों। ठीक है, जैसे फर्श जो थे यहाँ के वो पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे उसमें अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। इसके दोनों खंड दुर्गीकृत हैं, जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया ही था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बेलनाकार मुहर की प्राप्ति होती है। और बेलनाकार मुद्रा जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये जो है कहाँ से इसकी साम्यता है, तो मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया की जो मुद्रा हुआ करती थी वो बेलनाकार हुआ करती थी। ऐसे लोथल से भी मिली है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, यहीं से मुद्रा पर व्याघ्र अंकन है। ठीक है, ऐसे मुद्रा पे बाघ का अंकन यहाँ पे मिलता है। ठीक है,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, यहीं पे उस्तरा मिला है जो कि सूती कपड़े में लिपटा हुआ है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक बालक के खोपड़ी में 6 छिद्र का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, तो इसको ही देख के इतिहासकारों के द्वारा ये कयास लगाया गया कि इनको शल्य क्रिया की जानकारी थी, शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। तो अब ऐसा इतिहासकारों का मत है अपना, तो ऐसा ही देखा जाता है। जैसे मान लें किसी के भी मतलब सर में जो है अगर कोई भी चीज़, जैसे मान ले उस समय कोई भी नुकीला चीज़ अगर जाता सर में तो एक ही जगह कहीं पे जाता, ठीक है, लेकिन 6 जगह पे छिद्र मिले हुए हैं, इसीलिए ये लगाया जाता है अनुमान कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ से शल्य चिकित्सा के बारे में ये अनुमान लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के यहीं पे चबूतरे हैं जो उस पर हवन कुंड का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ऐसे ये सारी चीज़ें बहुत जगह से मिलती है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंत्येष्टि का, चूँकि आपको पता है कि अंत्येष्टि संस्कार जो है के द्वारा किया जाता था, और उसमें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आंशिक समाधान भी मिलेगा, पूर्ण समाधान भी मिलेगा, और दाह संस्कार भी ये किया करते थे। तो यहाँ से तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है। यहीं से अंडाकार कब्रें मिलती हैं, कब्रें जो हैं अंडाकार मिलती हैं, ऊपर से ढक दी जाती थी, तो यहीं से मिलती हैं कालीबंगा से। यहीं से मकान को कच्ची ही जो यहाँ के जो मकान बने थे वो कच्चे ईंटों से बने हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो कच्ची ईंटों के मकान यहाँ पे हमें पाए जाते हैं। उसी में जो ईंटें लगाई गई हैं वो भी अलंकरण युक्त भी हैं, अलंकृत हैं ईंटें, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ के जल निकास जो प्रणाली है, जैसे आपने एक इसकी विशेषता देखी सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या थी, जल निकासी से संदर्भित जो विशेषताएं थी, जो कि जिसके लिए विशिष्ट हैं ये सभ्यताएं। तो ये सब यहाँ पे क्या है, कालीबंगा में जल निकासी प्रणाली जो थी वो यहाँ की व्यवस्थित नहीं थी, ठीक है। इसको नोट डाउन करते चले दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सोर्स से हमने ये चीज़ें निकाली हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको एक जगह कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो हमने इस पर कुछ मेहनत किया है, और इसलिए किया है ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन हॉल में वो छूट न पाए, ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए, इसके लिए हमने मेहनत किया है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहीं से पक्की मिट्टी का पैमाना मिला है, ठीक है। पक्की मिट्टी का यहाँ से पैमाना मिला है, पैमाना समझ रहे हैं, जैसे तौलने में उसका यूज करते हैं। और यहीं से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जैसे इस स्थल की जो खुदाई हुई, जो उत्खनन किया गया इसका, तो इससे जो है भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट, इसका है बनावली। बनावली की खोज, जैसा कि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, 73-74 में से 74 कहीं लिखा मिलेगा, कहीं 1973 मिलेगा, लेकिन 74 में RS बिष्ट ने, कहाँ पे है ये, हरियाणा हिसार में सरस्वती नदी के किनारे है ये, ठीक है। यहीं से जो हमने बताई थी पिछले क्लास में कि जो शतरंज के विषाद की हमको मतलब नगर मिलते हैं, वहाँ स्पष्टतः इसका साक्ष्य ये देता ही है। और हमने बताई थी कि समकोण पे सड़कें वहाँ पे काटी जाती हैं हर एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपवाद है, यहाँ की सड़कें क्या हैं, समानांतर हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हुआ। अब देखिए यहाँ से मिला क्या क्या, ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ से तांबे का वर्णाग्र मिला है, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, लेकिन वो चीज़ें और भी जगह से मिली है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो तांबे का वर्णाग्र मिला है। हल की आकृति का खिलौना मिला है दोस्तों यहाँ से। यहीं से शतरंज की विषाद आपने बता ही दिया आपको, नगर मिला है। यहाँ की भी जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, यहाँ पे भी नालियों का अभाव दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ के सार्वजनिक व्यवस्था में नालियों का अभाव दिखता है। यहाँ के मकानों में मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जो मकान बनाए जाते थे उसके बाहर मिट्टी के लेप लगाए जाते थे, और वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों किया करते हैं। जैसे आप बाहर मिट्टी का लेप लगा देंगे तो घर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, तो इसका भी प्रयोग वो किया करते थे। ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं हमें, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको बढ़िया किस्म के जौ की प्राप्ति यहाँ से मिली हुई है, ठीक है। बढ़िया किस्म का 2 तरीके का जौ था, वो यहाँ से हमें प्राप्ति होती है। ये स्थल जो है ये तीनों काल से संदर्भित रहा है, ठीक है।
उसके बाद इसको समृद्ध नगर बोलते थे, मतलब यहाँ पे समृद्धि ज़्यादा थी, समृद्ध वर्ग के लोग यहाँ रहा करते थे, तो ये समृद्ध नगर भी बोलते हैं इसको, बनावली को। ठीक है, आज भी देखेंगे तो आज भी समृद्धता वहाँ बहुत है। आज भी हरियाणा में आप जाएंगे तो वहाँ समृद्धि के रूप में आप देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ समृद्ध वर्ग के लोग हैं। चलिए, तो ये जो है यहीं से मकान से संदर्भित जो है, मकान में अग्नि वेदिका जो था उसका प्रयोग किया गया है, तो अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिलता है। यहीं का एक अर्धवृत्ताकार ढांचा देखा गया, जिसके बारे में ये इतिहासकारों का मत रहा कि यहाँ पे मंदिर हो, मतलब ये अर्धवृत्ताकार जो ढांचा है वो मंदिर का प्रमाण देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ कोई मंदिर का प्रमाण आपको नहीं मिलता। यह इतिहासकारों का अपना मत है। मंदिर जो है विशेषता किसकी है? मेसोपोटामिया की। ठीक है, इसीलिए तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को ये भी एक आधार रखा गया जिसको कि नहीं माना गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आगे। महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? तो आपको भी पता है कि ये गुजरात में है, और ये जो है कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, 1967-68 में जेपी जोशी, जिनको जगपति जोशी बोलते हैं, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, तो अब देखिए इससे संदर्भित एक और चीज़ जान लें। भारत में सबसे बड़ा अगर सैंधव स्थल पूछा जाए आपसे, तो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है? राखीगढ़ी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, और उसके बाद इसी धौलावीरा का स्थान आता है। ये चौथा स्थान है ओवरऑल में। ठीक है, इंडिया में दूसरा स्थान है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने आपको ये चीज़ बता दी। ठीक है, तो चलिए इससे मिला क्या है। अब धौलावीरा का एक अर्थ होता है क्या? सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। ठीक है, जैसे कैसे कालीबंगा का काले रंग की चूड़िया हुआ, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का हुआ, उसी तरीके से धौलावीरा का भी अर्थ जो होता है वो सफ़ेद कुआं होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं ये देखते हैं हम। तो इसके ये जो आकार, ये जो नगर का आकार था वो आयताकार था। यहाँ पे आपको जैसा पता है, यहाँ के जो नगर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो या तो आयताकार हैं या तो वर्गाकार हैं। और इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति रही है, जैसे मान ले एक आकृति, वो हम मैप में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन आप जानें कि त्रिभुजाकार आकृति इसकी रही है। जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर हमारी जो उसका मतलब पूरी क्षेत्रफल जो रही है, तो उसका आकार से संदर्भित क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ठीक है, तो ये देखिए आयताकार इसके नगर रहे हैं। उसके बाद में यही हमने बता दिया जो आपको दूसरा सबसे बड़ा स्थल रहा है। ये जो है यही नगर 3 भागों में विभाजित है, जिसको कि आप मध्य स्तरीय या त्रिस्तरीय विभाजन, इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की ही थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या मिला है। इसका जल प्रबंधन बहुत विशिष्ट है। जल प्रबंधन विशिष्ट है इसलिए कि जैसे जल की अधिकता हो जाती थी तो यहाँ पे 16 जलाशय बनाए गए थे, ताकि जल को हम क्या करें, प्रिजर्व कर पाए। ठीक है, तो 16 जलाशय यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद में यहाँ की मुहरें जो मिली हैं वो आयताकार मुहरें सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिली है। कहाँ से? धौलावीरा से। एक श्रृंगी पशु का आकृति जो है आयताकार मुहरों पे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टेडियम जैसी आकृति मिली है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आने की संभावना हमेशा बने रहती है। तो एक भव्य इमारत मिली जिसको कि स्टेडियम की आकृति के द्वारा मतलब का रूप दिया गया। ये समझा गया कि यहाँ पे स्टेडियम रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहीं से आपको पता है कि एक बृहद लेख की प्राप्ति, जो हम लिपि की बात करते हैं, चित्राक्षर लिपि की जो बात करते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि, बुस्टोफेदन लिपि, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं यहीं के स्थल को देख के हमने ये कयास लगाया था। और चूँकि यहाँ का जो है द्वार के पास में जो है लकड़ी को बीच में वो करके, लकड़ी को काट के बीच में, और उसमें चूना या जिप्सम को डाल के, और यहाँ पे लिपि से संदर्भित साक्ष्य मिलता है, मतलब वहाँ पे लिखा गया उससे। और 10 संकेताक्षर हैं इस लिपि में। यहाँ के जो लेख मिले हैं वो 10 संकेताक्षर पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से धौलावीरा से नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली है। ठीक है,
चलिए यहाँ के ही पतन से संदर्भित ये अनुमान लगाया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जल का सूख जाना या नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं के स्थल को देख के ये अनुमान लगाया गया पतन से संदर्भित। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम दोस्तों सुरकोटाडा। ठीक है, तो सुरकोटाडा भी गुजरात में ही है, कच्छ क्षेत्र में है ये। ठीक है, इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, जेपी जोशी ने ही इसकी खोज 1964 में की थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिला क्या क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि यहाँ से घोड़ा का अस्थि मिला है, तो घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से प्राप्त हुई है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि दुर्ग और नगर जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जैसे जैसे आपने कल पढ़ा था कि पश्चिमी और पूर्वी भाग, तो पश्चिमी भाग में दुर्ग हुआ करते थे और पूर्वी भाग में क्या हुआ करते थे, रिहायशी इलाका। तो ये क्या है कि दोनों जगह है, दोनों जो क्षेत्र है वो एक ही रक्षा प्राचीर से यहाँ पे घिरे हुए थे, ये सुरकोटाडा में। ठीक है, तो चलिए हमने ये देख लिया। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिला है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो आज हम मॉल का कंसेप्ट देखते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें सुरकोटाडा से मिली हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। अकेला ऐसा जगह है सैंधवकालीन सभ्यता का जहाँ से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये लोग करते क्या था कि जैसे कोई भी व्यक्ति की मृत्यु जो हुआ करती थी, तो जो व्यक्ति मर जाता था तो उसके हड्डियों को लेके एक कलश में जो है, बड़े कलश में वो करके उसको दफना देते थे। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर वगैरह, ये ईंट वगैरह लगा दिया करते थे। तो ये कलश शवाधान का भी साक्ष्य सुरकोटाडा देता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखिए हम आते हैं आलमगीरपुर के पे। आप जहाँ तक जानते हैं सबसे सैंधवकालीन सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा यही रही है। ठीक है, तो ये क्या है, आलमगीरपुर यूपी मेरठ में है, ये आपको तो पता ही है। तो 1958 में इसकी खोज भारतीय सेवक समाज ने की थी। एक संस्था थी भारत सेवक समाज, उसी ने इसकी मतलब इसको खोजा था। तो 1958 में यहाँ से एक भी मुद्रा की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों आलमगीरपुर से। ठीक है, उसके बाद में यहीं से रोटी बनाने का चकला मिला है। रोटी बनाने का चकला की प्राप्ति हमें आलमगीरपुर से हुई है। उसके बाद में बर्तन पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी वगैरह का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। जैसे बर्तन पे जो आकृति खोदी जाती थी वो त्रिभुज की रहती थी, मोर की या गिलहरी की रहती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिली है। अब हम आते हैं रोपड़ पे। रोपड़ से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है रोपड़। ठीक है, इसकी खोज जो है 1953 मतलब ये 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, तो इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। और देखिए यहाँ से क्या क्या मिला, तो सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो क्या है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो 1947 के बाद जो तो भारत आज़ाद जब होता है 15 अगस्त को, उसके बाद में पहला ये स्थल है रोपड़ जिसको कि खोजा गया था। ठीक है, आपको भी पता है कि स्वतंत्रता के पहले बहुत कम स्थल ही उसकी ही जानकारी हमें मिल पाई थी, वो 40 स्थल थे लगभग। और स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थल कौन था, रोपड़ था। ठीक है, इससे और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण और चीज़ मिली है, वो कुत्ते के साथ में मतलब मानव के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। जो चीज़ें हम देखते हैं, अगर हम प्री हिस्टोरिक वगैरह ये क्लास हम चलाएंगे, एक प्रागैतिहासिक काल से भी क्लास हमने सोचा है कि लेंगे, ये बाद में करेंगे इसलिए कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो कश्मीर की ये विशेषता रही है और बुर्ज होम गुफाकरल की ये विशेषता रही है। गुफाकरल में भी, बुर्ज होम में भी देखेंगे तो ये विशेषता रही है। तो मानव के साथ में पालतू पशु कुत्ता को दफनाए जाने का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देख लिया हमने। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ के जो चित्रित धूसर मृदमांड जो मिले हैं वो कई काल से संदर्भित है। मतलब वहाँ पे जो है कुषाणकालीन भी मिलेंगे आपको मृदभांड, वहाँ वहीं के स्थल से आपको गुप्तकालीन भी मिलेंगे और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भी वहाँ से मृदभांड आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा हो गया रोपड़। अब चलिए हम आते हैं रंगपुर में।
रंगपुर जो है गुजरात में है। गुजरात में मादर नदी के किनारे है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने ही तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई बताई थी कि कितने से कितने तक आपने देखा होगा। 1600 उत्तर से दक्षिण की सीमा किलोमीटर बताई थी और पूरब से पश्चिम 1400 बताई थी। यही रंगनाथ राव ही थे। इन्होंने क्या है कि 1953-54 में इसकी खोज की रंगपुर की। यहाँ से धान की भूसी मिली है, ठीक है। यहीं से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है और ये जो है लेटर हड़प्पा से संदर्भित है। तो ये चीज़ें हैं, इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की है। और धान की भूसी यहाँ से, तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। चलिए अब आते हैं सुक्ता गेंडोर, ठीक है, जो हमारी सबसे कौन सी सीमा है, पश्चिमी सीमा है ये। तो उसको हमने रखा है सुक्ता गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 में किया था। ऑरेल स्टाइन ने सुक्ता गेंडोर की खोज की थी कब, 1927 में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मिला क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जाने कि ये भी एक बंदरगाह नगर था, जैसे लोथल था, तो ये भी एक बंदरगाह नगर है। दूसरा है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो यहाँ पे यहाँ के जो दुर्ग बने हुए हैं वो प्राकृतिक चट्टान पे हैं, ठीक है। जैसे आप ग्वालियर फोर्ट कभी गए होंगे तो देखा होगा आपने कि ग्वालियर फोर्ट जो बना है वो प्राकृतिक चट्टान पे ही बना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सुक्ता गेंडोर में जो है, कहाँ पे प्राकृतिक दुर्ग, मतलब दुर्ग जो बने हैं वो प्राकृतिक चट्टान पे बने हैं, ठीक है। चलिए ये सब नोट करते चलिएगा दोस्तों, चूँकि यहाँ पे आपको दिखने में समस्या होगी तो इसीलिए मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें इसको, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कुटडीजी। तो कुटडीजी कहाँ है, कल ही हमने बताया था आपको कि सिंध में है, ये सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। 1955-57 में आर्य खान ने इसकी खोज की थी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं, जैसे 4 स्थल इधर दे देंगे और 4 यहाँ पे क्या करेंगे ये कि किसने खोजकर्ता के नाम दे देंगे तो वो भी मिलाने को देंगे। 4 स्थल दे देंगे, नदियों के नाम दे देंगे तो भी मिलाने वाले क्वेश्चंस होंगे, या सीधे सीधे भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कोटडीजी में क्या क्या मिला है ये देखते हैं हम। तो पत्थर की नींव मिली है, ठीक है। जैसे नींव जो डाला करते थे, खासकर ईंटों के की नींव आपको सब जगह मिलती है, यहाँ से पत्थर की नींव मिलती है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्ती के आकार का वर्णाग्र मिला है, यहाँ से पत्ती के आकार का वर्णाग्र मिला है कोटडीजी से। और यहाँ से कांसे की चूड़ी मिली है दोस्तों, कांसे की चूड़ी की प्राप्ति हुई है। 6 दलीय पुष्प छत्ता जो है हमें यहाँ से मिलता है कोटडीजी से, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राखी गढ़ी को देखते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे, मतलब भारत का सैंधवकालीन स्थलों में सबसे बड़ा यही है, सेकेंड पे धौलावीरा है। तो राखी गढ़ी जो है इसकी खोज, ये हरियाणा में है, जिंद में है। इसकी खोज जो है सूरजभान ने की थी और ये जो है घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे ये है। और ये जो है हमने बता दिया कि इसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या है इस स्थल की। चलिए अब दायमाबाद देखते हैं, ठीक है। उसकी जो सबसे दक्षिणी सीमा है दायमाबाद है। तो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, ये महाराष्ट्र पुणे में है। उसके बाद में इससे क्या क्या मिला है ये चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है, रथ की प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। वो चला रहा है मनुष्य, तो उसकी प्राप्ति हमें यहाँ से हुई है। यहाँ से सांड गैंडे की आकृति मिली है, ठीक है, ये दायमाबाद से। यहीं से एक सैंधव लिपि की मुहर भी मिली है, जो मुहर मिली है उस पर सैंधव लिपि के साक्ष्य वहाँ से दिखते हैं। यहाँ से तस्तरी मिला है, यहाँ से प्याला मिला है दायमाबाद से, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, कुणाल देखते हैं। हरियाणा हिसारा में है, हरियाणा में है, ये हिसार में है, ठीक है। और यहाँ से ये भी घग्गर नदी के किनारे ही है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट की प्राप्ति हमें हुई है। ये क्वेश्चन यूपी का बहुत पेट क्वेश्चन है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं मांडा। मांडा जो आपने देखा है कि सबसे उत्तरी सीमा मांडा ही है, जो जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू में है ये और चिनाब नदी के किनारे है ये। इसकी खोज जो है 1982 में जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने बहुत सारे स्थल के खोज किए हैं, तो जगपति JP जोशी इन्हीं को बोलते हैं। तो ये जगपति जोशी ने की थी। ये तीनों काल से संबंधित स्थल रहा है, ठीक है दोस्तों। तीनों काल से संबंधित ये मांडा रहा है। तो देखिए 4 जगह हैं, यहीं पे मैं बता दूं, 4 जगह हैं जो तीनों काल से, मतलब उत्तर हड़प्पा,
प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा से चारों रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? सुरकोट टाडा, राखी गढ़ी, मांडा और धौलावीरा। ये जो 4 स्थल है सुरकोट टाडा, अभी मैं बताऊंगा। ये है सुरकोट टाडा, मांडा और क्या है? राखी गढ़ी और धौलावीरा। ये 4 जो स्थल हैं ये तीनों काल से संदर्भित रहे हैं, मतलब तीनों काल से संदर्भित यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कभी क्वेश्चंस में डाल देंगे अगर, तो ये क्वेश्चन भी हमने रखा है आपके सामने, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। अब नौसारो की बारी आती है। तो नौसारो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्या मिला है? तो स्त्री एक मिली है जिसके मांग में सिंदूर का साक्ष्य देता है ये। तो सिंदूर का साक्ष्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब हमने जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो निकाली हैं। तो नौसारो है जगह बलूचिस्तान में, वहाँ सिंदूर का साक्ष्य मिलता है। आज भी आप जानते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में औरतें हैं, स्त्रियां जो हैं वो अपने सुहाग का प्रतीक मानती हैं सिंदूर को। तो उसकी मतलब वहीं से आप साक्ष्य देखेंगे तो वहाँ से मिलेगा ये सिंदूर का साक्ष्य। अब चलिए हम आते हैं बालाकोट। तो ये बालाकोट भी मतलब बलूचिस्तान में ही है। और इसकी खोज 1973 में जॉर्ज डेल्स ने की थी। जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 में जॉर्ज एफ डेल्स ने इसकी खोज की थी बालाकोट की। ये बलूचिस्तान में है। यहाँ से सीप उद्योग मिले हैं, ठीक है दोस्तों। सीप उद्योग का साक्ष्य यहाँ से मिला है और यहीं से ये भी एक बंदरगाह नगर ही था, ठीक है। चलिए हम आते हैं आमरी पे। आमरी की खोज 1929 में NG मजुमदार साहब ने की थी। बाद में 1958 में जे कैशल भी इसके साथ जुड़ गए थे, लेकिन मुख्यतः NG मजुमदार ने इसकी खोज की थी। और ये प्राक हड़प्पा स्थल है, मतलब हड़प्पा के जो प्राक हड़प्पा देखते हैं वो आमरी है। यहाँ से साक्ष्य के रूप में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 12 सिंगे का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है हमें। आमरी से हमें 12 सिंगा का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पे जो है व्यवस्थित दुर्गीकरण यहाँ से हमें नहीं प्राप्त होती है, मतलब दुर्गीकरण वहाँ पे व्यवस्थित नहीं था, वहाँ पे दुर्गीकरण की प्रवृत्ति नहीं पाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हमने बताया। कल एक क्वेश्चन छूट गया था मोहनजोदड़ो में कि वहाँ से एक ऐसा साक्ष्य मिला है जिसमें कि ये कयास लगाया गया, एक जैसे एक मनुष्य होता है वो जो है भैंसे पर बर्छा से वार करता है, उसकी प्रतिकृति हमें मिली है। इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि शिव द्वारा दुदुम्भी राक्षस का वध करने जैसा ये आकृति, मतलब यहाँ की प्रकृति जो है वो शिव दुदुम्भी प्रकरण से संबंधित रही है, ठीक है। तो ये भी साक्ष्य वहाँ से मिला है। तो ये चीज़ें छूट गई थी तो मैंने फिर देखा इसको, तो फिर मैंने सोचा आपके सामने इसको रख दे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे स्थल रहे। अभी बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं तो यही सारे स्थल हैं और जिसके बनने की संभावना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, इतना विश्वास के साथ तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो रही बातें हमारे महत्वपूर्ण स्थल से। अब कल के क्लास में हम पढ़ेंगे, तो कल के क्लास पे इसकी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए और सिक्के का दूसरा पहलू पे आते हैं। और हमने ये चीज़ें जो हैं अपने थंबनेल पे भी लगाई हैं। तो आज जो है कुछ दिन से बहुत हम लोग भी इसके इंतज़ार में थे ही, एक बुक आती है मार्केट में। ये जो है डॉक्टर रजनीश कुमार द्वारा ये बुक लिखा जाता है। और ये हमारे बिहार के इकोनॉमी सर्वे और बजट से और करेंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें बाद में ये क्वेश्चंस भी रहते हैं। ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। हमने आपको परफेक्शन IAS के बारे में शुरुआती क्लास में बताए थे, तब तक ये बुक नहीं आई थी। मैं इसी इंतज़ार में था कि ये बुक आ जाए तब मैं आपके सामने इसको रखूं। तो दोस्तों ये बुक, मैं यही कहूँगा आपसे कि ये बुक आप ले लें। ये बुक हर एक परीक्षार्थी के हाथ में होते हैं, जो भी सीरियस से परीक्षार्थी हैं, 67 BPSC देने वाले या बिहार SI देने वाले। आपको पता है कि कम से कम जो है 6 क्वेश्चंस होते हैं या 8 क्वेश्चंस होते हैं। ये होते हैं किससे? ये हमारे इकोनॉमी सर्वे, बजट, मतलब बिहार का बजट, और करंट की तो भरमार आजकल दे रहे हैं ये, तो इसमें करंट की भी बातें हैं। हमने बोला कि 8 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे बनाएंगे आप, 15-16 तक भी इसकी संख्या जाएगी।
मिनिमम 8 क्वेश्चन तो ये बुक आपको गारंटी देता है। रजनीश जी ऐसा लिखते हैं कि कोई भी मतलब वो चूँकि उससे संदर्भित रहे हैं, बीपीएससी का एग्जामिनेशन उन्होंने दिया और बहुत सारा अनुभव उनके पास भी रहा है, तो कहाँ से ये लोग क्वेश्चंस उठाते हैं उसके बारे में वो अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए जो है इस बुक को हम लोग प्रीफर करते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहे हैं। दोस्तों कभी भी आपके दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी भी बुक्स का जो है यहाँ पे आपको ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता भी नहीं रही है कि मैं किसी बुक को ऐड मतलब उसका ऐड करूँ, या मतलब जो भी ये है बस आपके भलाई के लिए, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उस चीज़ को हम आपके सामने रखते हैं। हमारा ये अपना मत है, आप अगर चाहें तो ले भी सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे सोर्स हैं। अब इकोनॉमी सर्वे आप देखिएगा 2 वॉल्यूम में है, उसको पढ़ना तो संभव है नहीं, पढ़ भी लेंगे तो वो चीज़ें याद भी नहीं रह पाएंगी। तो कुछ समराइज चीज़ों को हम लोग पढ़ते आए हैं और उसी से क्वेश्चंस बन भी जाते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास को हम इसका समापन यहीं करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो ये सारी चीज़ें और आगे इसमें क्रमिक रूप से हम ये देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।